एक गरीब बाप अपनी बेटी को कर्ज लेकर पढ़ा लिखाता है, लेकिन बेटी की नौकरी नहीं लग पाती है। उसके बाद जो कर्जदार होता है वह घर पर कर्ज मांगने आता है, लेकिन जब उसकी जवान बेटी को देखता है तो उसके बाद उसकी गंदी निगाह उसकी बेटी पर हो जाती है। इसके बाद वह कुछ ऐसा करता है कि वह लड़की मन ही मन सोच लेती है कि वह अब अपने आप को इस दुनिया से विदा करके रहेगी। लेकिन तभी एक दिन उनके घर पर एक और लड़का आता है जो कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान एक साथ से ही कर देता है। कौन था वह लड़का और क्या हुआ था ऐसा कि वह लड़की अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमान चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश बलरामपुर के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम होता है पूनम। पूनम जो होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और फिलहाल स्कूल की पढ़ाई लिखाई कर रही है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी बेटी को वो चीजें सामना ना करनी पड़े जो कुछ उन दोनों ने की है। तो इसी वजह से जो माता पिता होते हैं वो बचपन से अपनी बेटी को पढ़ने लिखने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं। और यहाँ पर जो बेटी होती है वह भी माता पिता के कहे अनुसार ही पढ़ाई लिखाई किया करती है। हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर आना और धीरे धीरे करके वो अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। अब जैसी बेटी ने स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की थी तो उसके बाद यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं उसके आस पड़ोस वाले कहने लगते हैं कि भाई अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई है, अब तू ऐसा कर अपनी बेटी की कहीं ना कहीं शादी देख ले और कुछ ही सालों में उसकी शादी करा देना। लेकिन पिता जो कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब करना चाहते हैं वह इस बात से इनकार कर देते, कहते कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊंगा और पढ़ा लिखा कर उसे काबिल इंसान बनाऊंगा। इस बात को सुनकर जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वह कहने लगते हैं, देख लेना कहीं ऐसा हो कि रही सही इज्जत पानी में मिल जाए, बेटियों का कोई भरोसा नहीं हुआ करता। पिता इन बातों को सुन तो लेता है, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और उसके बाद अपनी बेटी से पूछने लगता है, बेटी बताओ आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना है तुम्हें? तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर में जाना है और शहर से मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूंगी। उसके बाद बेटी शहर में एडमिशन ले लेती है और जैसे ही बेटी एडमिशन लेती है तो यहाँ पर जो पिता होते हैं वह उसके लिए एक स्कूटी खरीदवा देते हैं ताकि उसे आने जाने में कोई समस्या ना हो और अच्छी तरह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। बेटी पूनम ग्रेजुएशन की पढ़ाई शहर से करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो स्कूटी उन्होंने ली थी उसकी किस्त वो भरते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। जैसे तैसे करके अपने गुजारे को कर रहे थे। घर की केवल 1 बीघा जमीन उनके पास थी। बेटी धीरे धीरे अपनी ग्रेजुएशन को कर लेती है और ग्रेजुएशन करने के बाद जब पिता उससे पूछते हैं बेटी बताओ आगे क्या करोगी, तो यहाँ पर बेटी कहती है कि पिताजी अब ना मुझे बीएड करनी है और बीएड करने के लिए मुझे प्रयागराज जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है बेटी, अगर जाना है तो बेशक से जाओ, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर देता हूँ। उसके बाद जो पिता होते हैं वह एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि ब्याज पर इधर उधर पैसे दिया करता था और उससे जाकर 50,000 रुपए मांगने लगते हैं। जो व्यक्ति होता है वो कहता है देखो भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा ताकि कल को अगर तुम पैसे ना दे पाओ तो उसके बाद हमारा नुकसान ना हो सके। अब यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि क्या है सर मेरे पास ऐसा जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं? तो वो कहता है कि तुम्हारी जो जमीन है ना उसे मेरे पास गिरवी रख दो, अगर कल को तुम पैसे नहीं देते हो तो उसके बाद जो तुम्हारी जमीन है वो हमारी हो जाएगी और बाकी जो पैसे बचेंगे वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। इस बात को सुनकर पिता एग्री हो जाता है और उससे भारी ब्याज पर पैसे ले लेता है। वह अपनी बेटी को पैसे देता रहता है और बेटी बाट पढ़ने के लिए जाया करती है, लेकिन पिता को एक ही चीज का डर रहता है कि जो उसके अड़ोसी पड़ोसी कहा करते हैं वैसा कभी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो उनकी बेटी पूनम होती है वह इस बात को समझती है और वह काफी ज्यादा सीधी सादी है। यहाँ पर कई लोग उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, यानी कि साथ पढ़ने वाले लड़के जब उसे ऐसी वैसी बातें किया करते हैं तो उन बातों का बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देती कि उन्हें महसूस हो कि ये भी एग्री है। और इसी वजह से वो जो लोग होते हैं साथ पढ़ने वाले वो उससे दीदी का नाता बना लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बहन बनने लायक ही है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो पूनम होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को बड़ी अच्छी तरह से कर रही थी और उसकी जिंदगी में एक सुरेंद्र नाम का लड़का भी आता है। जब सुरेंद्र देखता है कि सभी लोग इसे दीदी दीदी कहा करते हैं, वैसे देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि वह वहां पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था। और इसी वजह से जब उसकी नजर इस लड़की पूनम पर पड़ती है तो उसकी नजर एकदम से ठहर जाती है और मन ही मन वह उसे पसंद करने लगता है।
जो सुरेंद्र होता है वह उससे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो लड़की पूनम होती है वह भी उसी तरह से उससे बात करती है जैसे और लोगों से किया करती है। और धीरे धीरे जब काफी प्रयासों के बाद भी सुरेंद्र की बात नहीं बनती तो उसके बाद कहने लगती है कि यही तो है जिस वजह से तुम्हें सभी दीदी दीदी कहा करते हैं। अरे इतनी खूबसूरत हो, जिंदगी को व्यतीत करो, अच्छी तरह से किसी से प्यार करो, किसी की बाहों में खेलो और अच्छी तरह से जीवन को जियो। लेकिन यहाँ पर जो पूनम होती है वो उसे साफ साफ बोल देती है, कहती है कि देखो मेरे जो घर वाले हैं ना वो काफी ज्यादा गरीब है और उनकी ढेर सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई है। गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, वो बातें मेरे पिता को सुनने को तो मिलती हैं लेकिन वो मुझसे कहते नहीं हैं, तो इसी वजह से मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, केवल पढ़ाई करूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगी। इस बात को सुनने के बाद जो सुरेंद्र होता है वह कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अगर मुझे तुम्हारे साथ प्यार आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि अगर मेरे साथ तुम्हें प्यार आगे बढ़ाना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे घर वालों से बात करनी होगी। इस बात को सुनकर सुरेंद्र कहने लगता है कि अगर घर वालों से बात करूंगा तो फिर तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओगी। तो पूनम कहने लगती है कि नहीं, रिलेशन में तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। उसके बाद सुरेंद्र उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या मैं इस लायक हूं कि तुम मुझसे शादी कर सको। तो पूनम जो होती है उसकी तरफ देखती है और थोड़ी देर देखने के बाद कहती है कि हाँ, देखने से तो ठीक ठाक लग रहे हो, इस लायक तो तुम हो ही सकते हो। ऐसा कहकर पूनम मुस्कुराती है और मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। सुरेंद्र जो होता है उसके बाद भी अपने प्रयासों को जारी रखता है, लेकिन पूनम जो होती है वह उसकी किसी भी बात को ऐसे महसूस नहीं होने देती जिस वजह से उसे लग सके कि ये अपनी तरफ से एग्री है। कुछ दिनों बाद जो सुरेंद्र होता है वह यहां से कहीं और चला जाता है और उसके बाद जो पूनम होती है वह अब अपनी पढ़ाई को इसी तरह से करती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय के साथ साथ पूनम की जो बीएड की पढ़ाई होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद जो पूनम होती है वह अपनी आगे की नौकरी की तैयारी करने लगती है। लेकिन अब तक जो उसका पिता कर्ज ले लेकर उसे पढ़ा रहा था उसका कर्ज लगभग 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हो गया था, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो उसने कर्ज लिया था और जो 1.5 लाख रुपए आगे बने थे वो उस व्यक्ति ने जिससे उसने ब्याज पे पैसा लिया था वो उसके ब्याज का पैसा हो गया था। तो इसी वजह से जो पिता होते हैं वो बार बार बेटी से कहा करते हैं कि बेटी अगर तेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई हो तो कहीं नौकरी कर ले, लेकिन बेटी बार बार मना करती है, कहती है कि पिताजी अभी कुछ दिन और मुझे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। पिता जैसे तैसे करके और भी उससे मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपनी बेटी के पास पैसा पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता और कर्जदार अब पैसे देने से मना कर देता है, कहता कि भाई इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, जितनी जमीन तुमने गिरवी रखी थी उसके बराबर पैसे तुम्हें मिल चुके हैं और अब इन पैसों को चुकाने का बंदोबस्त करो, इस तरह से अब मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। तो उसके बाद पिता भी अपनी बेटी से कह देते कि बेटी अब आगे की पढ़ाई बहुत हो गई और अब तुम घर पर आ जाओ, क्योंकि इस तरह से तो अब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं कि बेटी को वहां पर छोड़ रखा है, किसी दिन मुंह काला करवा देगी तो फिर देखना कैसे घूमता है, और इसी वजह से अब तुम्हें घर पर आ जाना चाहिए। इस बात को सुनकर पूनम जो कि चाहती तो नहीं है यहाँ पर आना क्योंकि उसे कामयाब होना है, लेकिन उसके भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि शायद वो इस तरह से कामयाब नहीं हो सकती। उसी वजह से पूनम भी वहां से घर पर आ जाती है और घर पर रहने लगती है। अड़ोस पड़ोस के लोगों की ढेर सारी बातें उसे सुनने को मिलती हैं, तो इसी वजह से वो गांव में निकलना भी बंद कर देती है और घर के अंदर ही अपने आप को बंद रखा करती है। जब माँ ये देखती है कि बेटी की कोई नौकरी नहीं लग रही है और ना ही अब वह प्रयास कर रही है, तो उसी वजह से जो माँ होती है वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे लिए ना तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था, जो हम अब तक आपको बताते आ रहे थे कि हमने कर्ज नहीं लिया है, रिश्तेदारों से मदद ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी थोड़ी सी जमीन थी उसको गिरवी रख के कर्ज लिया है, लेकिन अब तुम कब नौकरी लगोगी और कब तक तुम्हारी नौकरी लग पाएगी। इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है कि माँ मैं क्या करूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं तो अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रही हूं लेकिन नौकरी लग ही नहीं पा रही है। इसके बाद जो बेटी होती है वह भी रोने लगती है और माँ भी रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पिता आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कोई बात नहीं, बच्ची के हाथ में थोड़ी ना है, नौकरी तो जब इसे लगनी होगी जब लग जाएगी, लेकिन तुम इस तरह से इसे परेशान मत करो। वह अपनी बेटी को सहारा देता है और कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम अपने प्रयासों को घर से ही जारी रखो और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो उसके बाद हमारा कर्ज चुक जाएगा। ऐसा कहकर वह बेटी को सहारा देता है और बेटी भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पिताजी को तो इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में नौकरी की टेंशन बार बार घूमती रहती है।
धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जो कर्जदार होता है, यानी कि जो जिससे उन्होंने कर्ज दिया था, उसका बेटा आता है और उसके पिता को वार्निंग देकर चला जाता है। कहता है कि देखो, अब तुम्हारा कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है, लगातार ब्याज चल रहा है, तो तुम ऐसा करो, आकर हिसाब कर लो, क्योंकि तुम्हारी जमीन के बराबर तो पैसे वो होने ही वाले हैं। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दो, मैं तुम्हारे पास आता हूं कुछ ना कुछ पैसे लेकर और उसके बाद बात देखते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद तक भी जब पिता कर्जदार के पास नहीं जाता है तो दोबारा से जो कर्ज देने वाला होता है, उसका बेटा जिसका नाम अनिल होता है, जो कि जवान है, वह वहां पर फिर से आ जाता है और इस बार वो हिसाब किताब की जो कॉपी होती है उसको अपने साथ लेकर आया था। कहता है कि अंकल देखो, आप तो हिसाब किताब करने वाले नहीं हो, तो इसी वजह से मैं कॉपी को साथ ही ले आया हूं और यहीं पर बैठकर हिसाब कर लेते हैं और आप बताइए अब आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलता और तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए तो देने होंगे, उसके बाद ही हम लोग रुक सकते हैं। इसके बाद जो वह व्यक्ति होता है वह उसे समझाने लगता है और यहाँ पर जो पूनम का पिता होता है वह अपना सर नीचे करके सारी बातों को सुनने लगता है। फाइनल फैसला उसने सुना दिया था कि 50,000 रुपए देने हैं और बताओ कब दोगे। अब ये बात अंदर से पूनम भी सुन रही थी और उसके बाद पूनम एकदम से बाहर से आ जाती है और कहने लगती है कि देखिए, आपके जितने भी पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे, हमारे पास जो हमारी जमीन है वो भी तो आपके पास ही गिरवी रखी है और वैसे भी उस जमीन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होगी और आपका तो कुल मिलाकर 3-3.5 लाख रुपए ही कर्ज बनता है, तो आप हमें परेशान ना ही करो तो ही अच्छा है और इसके बाद हम आपके पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कर देते हैं। अब जैसे जो कर्ज देने वाले का बेटा अनिल होता है वह पूनम को देखता है और उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसकी आंखों में वो पूनम की जवानी बार बार घूमने लगती है और वह कैसे भी करके अब पूनम को हासिल करना चाहता है। वह फिलहाल तो वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे तक जाता है तो एकदम से रुकता है और रुकने के बाद कहता है कि अंकल देखो, आपकी बेटी सुना है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और इसी को पढ़ाने के लिए आपने कर्ज लिया है, तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं जिस रास्ते से आपका कर्ज भी पड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो पूनम का पिता होता है वो पूछने लगता है कि बताइए क्या रास्ता है। तो उसके बाद जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि देखिए, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और हमारा एक 8वीं क्लास तक का स्कूल है, वहां पर हमें टीचरों की जरूरत होती है, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी को वहां पर पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। वैसे तो मैं 5,000 रुपए दिया करता हूं हर टीचर को, लेकिन आपकी बेटी को मैं 7,000 रुपए दे दूंगा और आपकी बेटी जब वहां पर काम करेगी तो लगभग 1 साल के अंदर वो 50,000 रुपए की पूर्ति हो जाएगी और उसके बाद अगर आप चाहो तो और भी नौकरी करवाकर धीरे धीरे इस कर्ज को फारिग कर सकते हो। इस बात को सुनकर पूनम को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वह झट से इस बात की हामी भर लेती है। पिता भी कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देंगे। अगले दिन से जो पूनम होती है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही शाम के समय छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय जो अनिल होता है वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि वो स्कूल को खुद ही चलाया करता था, खुद ही डायरेक्ट किया करता था। तो पूनम को अपने ऑफिस में बुलाता है और बुलाने के बाद कहने लगता है कि देखो, तुम्हारे पिता का कर्ज काफी ज्यादा है और अगर तुम्हें इस कर्ज को उतारना है तो तुम्हें इसके साथ साथ और कुछ भी करना होगा। पूनम जो होती है वो कहने लगती है कि बताइए सर, मुझे क्या करना होगा। तो उसके बाद जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि समझ लो कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो और तुम कर्ज को अलग तरीके से भी उतार सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो पूनम होती है उसे एकदम से गुस्सा आता है और वो उसे धमका देती है। कहती है कि जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो वो मैं समझ रही हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसी वैसी बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनिल होता है वह चुपचाप रह जाता है और पूनम वहां से वापस अपने घर लौट आती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पूनम वहां पर पढ़ाती रहती है, लेकिन अनिल जो होता है बार बार उसकी निगाह पूनम पर आकर टिक जाती है और वो कैसे भी करके पूनम को हासिल करना चाहता है। तो इसीलिए वह एक दिन प्लान बनाता है और जैसे छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय किसी काम का बहाना बनाकर वह पूनम को अपने ऑफिस में बुलाता है और साथ में 1-2 टीचर को और उसने बुलाया था, क्योंकि अकेले बहाने से मना कर देती है। इसके बाद जो अनिल होता है वह उन सभी टीचरों को जो उसके साथ आए थे एक एक करके कुछ बात पूछता है और बात पूछने के बाद यानी कि स्कूल से रिलेटेड कुछ बात पूछता है और एक एक करके उन्हें निकाल देता है। वो टीचर वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद सीधा स्कूल से बाहर चले जाते हैं और लास्ट में उसने पूनम को रख लिया था। अब जब पूनम वहां पर अकेली रह जाती है तो उसके बाद वह घबराने लगती है, लेकिन अनिल का इरादा पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था और वह उसे पहचान जाती है। वह कहती है कि बताइए सर, क्या काम है और क्या बात आपको मुझसे करनी है। उसके बाद जो अनिल होता है वह दरवाजे की तरफ जाता है
और दरवाजे की कुंडी लगाकर कहने लगता है कि देखो पूनम, काफी दिन हो गए हैं और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस तुम एक बार आदेश तो दो। उसके बाद पूनम मना करने लगती है, उसे धमकाने लगती है, लेकिन जो अनिल होता है वह उसको गलत तरीके से छूने लगता है और उसकी इज्जत पर हाथ डालने लगता है। लेकिन तभी जो पूनम होती है उसे धक्का देती है और धक्का देने की वजह से वहां पर जो कुर्सी रखी हुई थी उसमें उसके पैर टकराते हैं और उसकी वजह से वो दूसरी तरफ गिर जाता है और पूनम को इतना टाइम मिल जाता है कि वह उस दरवाजे को खोलकर वहां से भाग सकती है। इसके बाद पूनम दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद बड़ी घबराई हुई उस ऑफिस से निकलती है और स्कूल से बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर जाकर जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उसके बाद वह अपने व्यवहार को नॉर्मल कर लेती है, क्योंकि अगर गांव वालों को जरा सी भी बात उसके बारे में पता चल गई तो उसके बाद लोग उसके पिता को और भी ज्यादा ताना मारने लगेंगे कि देखा ना, बेटी को पढ़ाने का नतीजा आज ये करके आई है। तो इसी वजह से पूनम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने घर तक पहुंचती है, लेकिन मन के अंदर उसके ढेर सारे विचार चल रहे हैं। वह अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर मन ही मन सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वह पुलिस वालों के पास जाती है तो भी गांव वालों में ये बात फैलेगी और लोग कहेंगे कि बेटी ने कोई गलती की होगी, उस लड़के की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर अगर वह अपने घर वालों को इस बारे में बताए तो माता पिता भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और अगर वह नौकरी करने के लिए स्कूल में जाए तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। पूनम मन ही मन इस बात के बारे में गहन सोच विचार करती है और अगले दिन से नौकरी जाना बिल्कुल बंद कर देती है। माँ उसकी कहती है कि बेटी नौकरी क्यों नहीं जा रही, तो यहाँ पर पूनम बहाना लगाती है कि माँ तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से नौकरी नहीं जा रही। मन ही मन वह बहुत सारी बातें सोचती रहती है और धीरे धीरे जब उसे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं घर के अंदर रहते हुए तो वह फैसला करती है कि वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है। यह बात सोचकर वह इस चीज की प्लानिंग करने लगती है। लेकिन तभी जिस दिन वह इस बारे में सोच रही थी कि आज रात को मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी, उसी दिन उनके घर पर एक लड़का आता है जो कि जवान है, खूबसूरत है और वह ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच गया था। अब घर के आंगन में उसके पिता बैठे हुए थे और जैसे वह लड़का आकर पूछता है कि क्या ये पूनम का घर है, तो यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, ये पूनम का घर है, लेकिन तुम कौन हो? तो यहाँ पर वह लड़का बताता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है। अब घर जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था, पिता से जब अपना नाम लेता है तो उसके बाद पूनम को भी समझ में आ जाता है कि ये सुरेंद्र कौन है और इसके बाद वह बाहर झांक कर देखने लगती है। जैसे वो बाहर झांक कर देखती है तो सुरेंद्र को पहचान लेती है और उसके बाद जो सुरेंद्र होता है वह कहने लगता है उसके पिता से कि देखिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, क्या आप अपनी बेटी को बुला दोगे? तो उसके बाद पिता जो होते हैं वो पूनम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो सुरेंद्र होता है वह कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारे घर आ गया हूं तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए। अब इस बात को सुनकर पूनम पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि सुरेंद्र को काफी दिनों की वो भूल चुकी है। जब बीएड की उसने शुरुआत की थी तो उसके 6 महीने बाद ही वह उससे मिला था और उसके 6 महीने बाद ही वह वहां से गायब हो गया था। लेकिन इतने दिनों बाद सुरेंद्र उसके घर पर आया है तो वह पूछने लगती है कि इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई और तुम मेरे घर पर क्यों आए हो? यहाँ पर घर वालों को पता चलेगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक कोने में खड़े होकर चुपके से बात कर रहे थे। तो सुरेंद्र कहता है कि देखो पूनम, मैं ना तुमसे उस टाइम पर ही प्यार करने लगा था और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर वालों से अगर ऐसे मिलूंगा तो बिल्कुल भी मुझे तुम्हारे काबिल नहीं समझेंगे और मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारा घर तो अच्छा खासा होगा जब तुम शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही हो तो, लेकिन यहाँ पर तो माहौल पूरी तरह से बेकार है कि तुम्हारे घर की तो हालत काफी ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ क्योंकि मैं अब एक सरकारी नौकरी में लग चुका हूँ और सरकारी नौकरी लगने के बाद तुम्हारे पिता चाहकर भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए मना नहीं कर सकते। मेरा प्यार सच्चा था और सच्चे प्यार को पाने के लिए ही मैंने मेहनत करके नौकरी लगी और नौकरी लगने के बाद जब मेरे घर वाले मेरी शादी की चिंता करने लगे और मेरे लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगे तो मैंने उनसे साफ बोल दिया कि देखो, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो मैं उसी से शादी करूंगा। इस बात को बताने के बाद वह सुरेंद्र पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो यहाँ पर पूनम कहने लगती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा और अभी के अभी तुम्हारे घर वालों से पूछ लेता हूं। पूनम जो होती है वो काफी ज्यादा गहन सोच विचार में है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वैसे ही सोच विचार का भूचाल आया पड़ा है, तो इसी वजह से वह केवल उसकी तरफ खड़ी खड़ी देखने लगती है। और इसके बाद जो सुरेंद्र होता है वो पूनम के पिता के पास जाता है और कहता है कि अंकल जी, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं और मैं सरकारी नौकरी लग चुका हूं, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है और शादी करने के बाद इसके साथ घर बसाना है। अब इस बात को सुनकर जो पूनम के पिता होते हैं वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ये तुम कह क्या रहे हो और क्या कारण है जो तुम सरकारी नौकरी में लगने के बाद हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है।
इस बात को सुनकर जो सुरेंद्र होता है वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए और आप बस ये बताओ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद पूनम के पिता सोचने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा शादी तो मैं कर दूंगा क्योंकि तुमसे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता, लेकिन तुम कारण मुझे बता दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी करूंगा। इसके बाद जो सुरेंद्र होता है पूरी के पूरी बात पूनम के पिता को बताता है और कहता है कि मैं उसी टाइम इससे प्यार करने लगा था, लेकिन इसने साफ बोल दिया था और ना ही ये ऐसी लड़की थी कि किसी के भी साथ घूमती फिरती मिले, और इसी वजह से मैं इसे ही शादी करना चाहता हूं क्योंकि ऐसी लड़की मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगी। हालांकि मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे काफी ज्यादा दहेज देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी लड़की मिल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो पूनम के पिता होते हैं अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं क्योंकि यहां पर जो पूनम के पिता हैं उनकी उम्मीदों पर पूनम खरी उतरती है और उसके बाद कहते हैं कि बेटा शादी तो हम कर देंगे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उल्टा इतने रुपए का कर्ज है जो कि हमने साहूकार से ले रखा है और हमारी 1 बीघा जमीन भी उसमें गिरवी रखी हुई है। इसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, आपका कर्ज भी मैं चुका दूंगा और शादी में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा मैं अपनी तरफ से खर्च कर दूंगा क्योंकि मुझे केवल पूनम से शादी करनी है। पिता जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम उस जमीन को बेच देंगे क्योंकि उसको बेचने के बाद इतने पैसे तो आ जाएंगे कि आपकी बारात को मैं खाना खिला सकूं और अपनी बेटी की खुद से विदाई कर सकूं, क्योंकि हमारे और कोई संतान नहीं है और पूनम ही है आगे पीछे, तो इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है सुरेंद्र वो कहता है कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही कर लेना और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। 2023 में पूनम और सुरेंद्र की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माता पिता ने उस जमीन को बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दिया है और कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचते हैं उन पैसों को अपनी बेटी की शादी में लगा दिया है। पिता अभी तो मेहनत मजदूरी करके काम किया करते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनका जो दामाद है वो बिल्कुल भी बुढ़ापे में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और उनके साथ ही वो जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की के संस्कार की वजह से उसका एक अच्छे घर में रिश्ता हो गया, वो भी सरकारी नौकरी वाले से, और गांव में इस बात की चारों तरफ वाहवाही हो जाती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि संस्कार हो तो पूनम के पिता के जैसे जैसे उसने अपनी बेटी में डाले हैं, और ऐसे संस्कार वाली लड़की देखो आज इतने बड़े घर में शादी उसकी हो गई है, क्योंकि ये बातें चारों तरफ फैल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।